अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 3-4 चीज़ें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की डेथ एनिवर्सरी थी हमारी, यानी आज और पाकिस्तान में कल जो गुज़र चुका है। उसका भी तज़िया करने की और उसका तज़किरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो बड़ी ख़ातून थीं, मादरे मिल्लत थीं और वैसे भी हमारा हक़ है और उनका भी हक़ है कि हम उनका ज़िक्र करें और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। और साथ-साथ आज यहाँ पे और पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ अगेन 4 जुलाई आपको मालूम है कि अमेरिका का यौम आज़ादी है। तो जितने भी लोग अमेरिका में हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स मना रहे हैं, हैप्पी 4th उनको। और उनके लिए भी सारी हमारी अच्छी ख्वाहिशात और नेक दुआएँ और सब कुछ उनके लिए। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की 16 मुकदमात में कल ज़मानतें हुई हैं और मालूम ये हुआ कि बड़ा ख़तरा था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कल शायद किसी प्रेशर की वजह से उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। किसी भी वक़्त किया जा सकता है। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि नैब की जो तरमीम है, उनके ऊपर बड़ी हल्ला-बल्लू है। बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि जो तमाशा और जो एक मज़ाक बनाया गया है उसके ज़रिए इस कौम का और इस मुल्क का, उसको बस क्या कह सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला साहब को आपको पता है डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया गया है। ये अजीब किस्म की हमारी इस वक़्त चल रही है। मतलब कोई लॉजिक, कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स सब ख़त्म हो चुका है। तो इन तमाम उमूर का तजिया करेंगे और इन पे बात करने के लिए हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं बड़े भाई जनाब सुहेब मरगूब साहब। एक ब्रेक के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने आपको बहुत मिस किया सुहेब भाई, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी आपको बहुत मिस किया। आप बड़ी सैरें-सैरें कर रहे थे, लेकिन चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, आ गए हैं वापस आप। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। नहीं, बड़ी नवाज़िश, बड़ी नवाज़िश। अच्छा, ये ज़रा सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से बात करते हैं। एक तो ये है कि बहुत बड़ी ख़ातून, उनका रोल, उनका किरदार, फिर कायद-ए-आज़म की वजह से उनका एक किरदार वैसे भी बहुत बड़ा था, और फिर जिस तरीके से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में और उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन वग़ैरह, वो भी सब कुछ हमारे सामने है। क्या कहेंगे उनके इस दिन के हवाले से? जी। देखिए, शुक्रिया इसरार साहब। एक तो बेसिक चीज़ ये है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कमिटमेंट असूलों से बहुत पक्की थी। देखें, उन्होंने पाकिस्तान का जब कायदे-आज़म के साथ एक बेड़ा उठाया, तो वो उतनी ही शरीक थी और वो एक बिल्कुल इस चीज़ की अलामत बन गई हुई थी कि ख़वातीन जो हैं, वो इस्लामी दौर में भी इस कदर मेहनत, इस कदर अपना सियासत में रोल प्ले कर सकती हैं, जैसा कि उनको करना चाहिए। जैसा इस्लाम की पुरानी तवारीख में भी हमने देखा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये रोल हमेशा से ही एक रहा है। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम के साथ और पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट की थी, वो आज तक कोई कर नहीं सका। आप देखिए कि इस वक्त कमिटमेंट होती है कि हमारी जायदादें कितनी बनी। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जिना हाउस का रोना रो रहे हैं, लेकिन ये जिना हाउस जिनका था उनको तो मिले ही नहीं। उनकी अपनी औलादें जो है कायदे आजम की फैमिलीज में से जो लोग हैं, वो इस वक्त कराची में बेचारे, मैं तो कहूंगा कसमपुसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फातिमा जिन्ना अगर चाहती तो वो उनके भी जो आगे आने वाली नस्लें थी, वो पाकिस्तान की हुक्मरान होती। जैसे एक अपना कोई तकरीबन 1.5-2 मिनट का एक चल रहा है वीडियो कि जो आसफा का छोटा बेटा है, इस अपना बिलावल के भांजा जो है, वो साइकिल पे, कोई उसकी ज़ाहिर है कोई आलीशान किस्म की बख्तावर, साइकिल होगी बख्तावर का बेटा। हमारी, बख्तावर, जो सॉरी बख्तावर। बख्तावर का बेटा, तो वो हुँ, उसकी साइकिल जो है उसके पीछे को 15 गाड़ियां हैं प्रोटोकॉल की, 15 हाँ, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, और उसके पीछे एक चल रहा है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर का हुक्मरान है। और एक हाँ, लड़का है जिसने सड़क क्रॉस करने की गलती से उधर आ गया होगा ना, तो वो उसके साइकिल के गुजरने का इंतजार कर रहा है बच्चे के, और उसके नीचे हुँ, लिखा हुआ है कि ये है हमारा आने वाला मुस्तकबिल। तो क्या बात! देखें, कायदे आजम और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया, उनके जिना हाउसेस पर हम आज बैठ के हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने जो अज़्म समीम दिखाया, वरना देखें उन्होंने एक वाकया बड़ा मशहूर है कि किताब में भी लिखा हुआ है कि कुछ चीजें हजरत कायद आजम की जब लिस्ट में आई कि उसमें प्राइसिंग की हुई थी, तो आपने पूछा कि ये किस चीज की कीमतें हैं, उन्होंने कहा कि ये तो फला फला फला, ये गवर्नर जनरल हाउस के लिए, ये उसके लिए। और उसने, आपने पूछा ये क्या, आपने कहा ये आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जना ने कुछ लिखवाई थी किचन आइटम से। आपने कहा नहीं, हाँ, इनके पैसे जो है वो खुद देंगी। तो हाँ, मतलब ये ऑनेस्टी का आलम था जो हमने फातिमा जिन्ना से सीखना था। हम फातिमा जिन्ना से क्या सीख रहे हैं? अभी मैं चैनल पे देख रहा था कि वो एक साहब कह रहे थे कि इनका तो फ्यूचर ये है कि ये बख्ताबर को या आसफा को या इनकी भी फैमिली मरियम को कल का फातिमा जिन्ना ने डिक्लेयर कर दें।
क्योंकि जी, देखे जी, ना ये जी। नहीं, कायदे-आज़म उन्होंने सानी डिक्लेयर तो कर नवाज़ दिया। शरीफ बने हुए हैं। नफ़ीसा शाह जी, साहिबा ने बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि आपको याद नहीं है कि कायद-ए-आज़म जो हैं, वो भी फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को साथ रखते थे और फिर ये जी, देखिए जी। कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो हैं, वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ जाती थीं। तो अगर बिलावल साहब उनको आसिफ़ा साहिबा को साथ जापान ले गए हैं, तो क्या हो गया? वो भी तो मतलब बड़े लीडर हैं ना। जी, जी, यही ना बस देखें हमने कुछ सीखा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा बल्कि आपके सवाल से मैं थोड़ा-सा बाहर निकल रहा हूँ। बाहर इसलिए निकल रहा हूँ कि ये मैं सुबह से मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इमरान खान पर एक मुकदमा जो दर्ज नहीं हुआ और वो मुकदमा है सुकूत ढाका का। जहाँ इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बलूचिस्तान में एक दर्ज हो गया, इधर दर्ज हो गया, बलूचिस्तान में वकील के मर्डर का और जिसमें अभी तक वो पेशे भुगत रहे हैं, उनकी ज़मानत की जो बेल फॉर अरेस्ट है, उसकी भी ज़मानत मुस्तरद हो गई। जज को भी पता है कि उसने क्या फैसला देना है, हमें भी पता है क्या फैसला बलूचिस्तान से आने वाला है। तो जो कायदे-आज़म ने आपके आपके जो लोग थे, रुफ़्क़ा-ए-कार थे, उन्होंने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो तो है ही नहीं। अल्लामा इकबाल अगर आज के दौर में पैदा हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है वो सर पीट लेंगे, क्या हमने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसमें कानून तो है ही नहीं। कायदे-आज़म ने जितनी भी तकारीर की, आपकी बहन ने, आपके जो फैमिलीज़ ने, जितनी भी आपने देखा ना कि उसमें हर जगह पे असूल नज़र आ रहे हैं हमें। चाहे हाँ, वो लॉ के असूल हों कि सब पर यकसा नाफ़िज़ हो, चाहे वो एक देखिए एक रूह है बराबरी की। मोरालिटी। अब वो रूह का इसमें से निकल चुकी हुई है। हमारे पाकिस्तान के आईन में जो आईन की रूह है वो निकल गई है। अब कुछ नुक्ते हैं, कुछ कवानीन हैं जिनको हम बेरहमी के साथ नाफ़िज़ करते चले जा रहे हैं कि स्टेट का एक स्ट्रक्चर है, वो चीज़ों को मनवा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कायदे-आज़म मैं आपकी सारी बातों से हट के कहता हूँ कि इमरान खान 1971 के जून में मेरा ख़्याल है वो मैच खेल रहे थे लंदन में। तो उन पे हाँ, मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए कि सुकूत ढाका इन्होंने किया है, वहाँ बैठ के कोई प्लानिंग की होगी। प्लानिंग तो की देखिए होगी, हाँ। ये एक मुकदमा रह गया था जो एक जिसमें पाकिस्तान देखिए सबसे बड़ा जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा अब नहीं सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा 1971 में जब मार्च में मूवमेंट वहां पे लॉन्च हुई और पीपल्स पार्टी के जो टिक्का खान साहब थे उन्होंने वहां पे एक ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन के बारे में जो नून पहले कहती थी वो है और पाकिस्तान को दूसरा नुकसान जिना के पाकिस्तान को दूसरा नुकसान पहुंचाया गया शिमला मुआहदे में शिमला हाँ, मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने कभी मसला कश्मीर का नाम नहीं लिया 1971 के बाद अगर आप यूनाइटेड नेशंस की आप कार्रवाई उठा के देखें तो कश्मीर आपको उसमें नजर ही नहीं आएगा तो भुट्टो ने कश्मीर बेचा और ये लोग जो आज उठ के कह रहे हैं जो गले मिल रहे हैं जरदारी और जरदारी असल में इस वक्त एक पिक्चर है ना भुट्टो खानदान की भुट्टो की पिक्चर है ना जरदारी जब वो गले मिल रहे हैं नवाज शरीफ से जो पिक्चर है एक्चुअली एक एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी चने आने वाली क्योंकि भुट्टो को फांसी जो है वो उसी एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई थी जिसको अब गले मिल रहे हैं तो ये दोनों चीजें जो उस वक्त बुराई कर रही थी भुट्टो की कि इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया कंबाइंड ऑपोजिशन भी उस वक्त कह रही थी कि भुट्टो ने शिमला में कश्मीर को बेच दिया तो ये अब मेरी नजर में ये है कि ये अब एक मुकदमा भुट्टो के जो अदर दैन इन दो रूलर्स के अदर दैन जो हुँ, रूलर्स है वो इमरान खान है जो इस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है तो उस पर डाल दें हाँ। अल्लाह का नाम लेके ये अता तारा टाइप लोग कुछ गवाहियां निकाल लेंगे अता तारा उड़ा के कह दें कि पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार तो इमरान खान है मुकदमे को चला हाँ, लें चल भी और जाएगा हमारी अदालत में चल भी जाएगा यही जजेस जो है ना उसके ये लिए मुकदमे गवाह की भी हेयरिंग मिल भी जाएँगे। करेंगे हाँ, उसके लिए सुल्तानी जी गवाह भी मिल जाएँगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जी, जी, ये कर लेंगे हेयरिंग, इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये डट के हेयरिंग करेंगे कि भई सब तारीखें अच्छा अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ बड़ी तेज़ी से मिल रहा है। हाँ, देखिए सर, इमरान खान पे एक्चुअली हैं 145 मुकदमे हैं। एक मुकदमे में रिलीफ मिलता है तो वो तारीख आती है छोटी-सी, मतलब 2 दिन हुँ, की, 3 दिन की, 4 दिन की। हाँ, जजों को भी पता है कि ये मुकदमा उसी तरह का है कि अब मेरे सामने मर्डर हुआ है, वो कहते हैं गवाही लाओ, गवाही पीछे है कोई नहीं क्योंकि लोग भाग रहे हैं एकदम जिसको कहते हैं ना एक मुल्क में एक हर तरफ एक डंडा चल रहा है, तो लोग डंडे से हाँ। बचने के लिए कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि मैं किधर भागूँ। तो आप देखिए कि कानून इस वक़्त स्पेसिफिक है। हमने पहले भी एक प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम में बात की होगी कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ किसी मुल्क में नहीं बनते। 8वीं हाँ, तरमीम में जनरल ज़िया का नाम आया था कि ये जिसमें जनरल ज़िया के नाम से एक अमेंडमेंट थी। तो वो अमेंडमेंट जो है उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था। अब ये है कि इस वक़्त कानून अपना रास्ता उधर लेता है जब अदालत में देखते हैं ना कि यार ये हमारा प्रॉब्लम रह गया, हमने इस चीज़ को तो कवर ही नहीं किया, तो फिर रात को 12 बजे उठा के एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। हुँ, तो इस वक़्त पर्सन स्पेसिफिक लॉ है कि सारे कवानीन का जो पूरा ढांचा है 1861 का एक्ट हो या 3 एमपीओ, 16 एमपीओ हाँ, या कोई और सारे नया ऑर्डिनेंस हो, ये सब घूम रहे हैं इमरान खान के गिर्द कि इसको पकड़ना कैसे, दबोचना कैसे है। तो सर ये जो जब ये जो लॉ जो है ये जो
जी, ये जो तो हुआ है जब जब नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया है, जिसका आपने ज़िक्र भी किया थोड़ा-सा, इसको जब पढ़ते हैं, तो आपको कुछ महसूस होता है, कुछ शर्म वग़ैरह हमें एज़ ए कौम आई हो, जिन्होंने ये इसको लिखा होगा, फिर जिन्होंने माशाअल्लाह सदर की गैर मौजूदगी में फ़ौरन साइन भी कर दिए। इन लोगों में कोई शर्म हया, कोई गैरत, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि कौमी हमीयत, ये सब इससे आ रही हैं, क्या है इनको? देखिए, ये तो पहले अगर आप रज़ा रब्बानी को सुने, जो हम आइन का कहते हैं ना कि आइन का एक सरापा आइन है रज़ा रब्बानी साहब, तो वो बड़ा चीख-चिल्ला रहे थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लग गई ऐवान सदर में। पीपल्स हाँ, पार्टी ने अपने 4-5 सालों में तकरीबन कुछ 315-20 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, सवा 300 के करीब। कोई साल उनका ऐसा नहीं था जब उन्होंने 90 से कम ऑर्डिनेंस जारी किए हों। यानी हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक ऑर्डिनेंस उठा के फेंक रहे हैं। वर्किंग डे जितने आ रहे हैं ना, उतने ऑर्डिनेंस फेंक रहे हैं वो उठा-उठा के। तो सर एक तो रज़ा रब्बानी साहब अब कहीं सो गए हुए हैं, उनको वो चीज़ जाग उनको कोई चुटकी काटे बताया कि भाई ऑर्डिनेंस रात के 12 बजे संजरानी को उठा के आपने बनाया, जिसको एक अरसे तक ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहते रहे। देखिए हाँ, ऑर्डिनेंस अब वो जारी कर रहा है जिस पर एक अरसे तक ये इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते रहे कि इस आदमी को उन्होंने इलेक्ट करवा लिया, तो अब देख लिया कि उनको किसने इलेक्ट करवाया। हाँ, उनको जिसने भी इलेक्ट करवाया उसी ने रात को 12 बजे उठा के एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करवाया जिसका किसी को अभी आप एक और चीज देखें कि ये जितने भी ऑर्डिनेंसेस या कानून जारी हो रहे हैं उनमें तारीख हाथों से लिखी जा रही है। हुँ, ये चीज पहले की बनी हुई थी। 3 का जो लफ्ज है ना, 3 आगे वो हाथ से लिखा हुआ है, पेन से, हुँ, मतलब टाइपिंग नहीं है कि डेट खुली है जब मर्जी जारी कर देंगे। ओपन बिल्कुल। ओपन लॉ बन रहे हैं इस वक्त ना, कि कब जारी रेडीमेड होगा है ना, तारीख बाद। रेडीमेड जी। है। अच्छा, अब इसी तरह नून लीग ने भी 18-20 से कम ऑर्डिनेंस किसी साल में जारी नहीं किए, तो इन दो हुकूमतों ने अपने दौर में 500 के करीब ऑर्डिनेंस जारी किए। तो इमरान खान के तो ऑर्डिनेंस टेंस में जाके खत्म हो जाते, 40, 50, हुँ, 60, 70 में। अच्छा, अब सर इसमें जो एक और खतरनाक बात है, ये पहले कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में जो लॉ नाफिज था नैब का वो गलत था। अब इसमें उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके जो एक तो पीरियड बढ़ा दिया अपना हुँ, गिरफ्तार रखने का, वो गिरफ्तारी का, हाँ, तकरीबन 2.5 गुना 14 कर से दिया। 14 से हाँ, 30 ढाई कर गुना दिया। कर दिया ना। हुँ, जी। अच्छा, दूसरा इन्होंने उसमें फ़र्क ये लाया कि पहले गिरफ्तारी हो सकती थी इन्वेस्टिगेशन पे। एक होती हाँ, इंक्वायरी कि जी मैंने इंक्वायरी और एप्लीकेशन दी इन्वेस्टिगेशन। कि जी एबीसी जो है वो उसने ये करप्शन किए। अब इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं होती थी। जी, उस लॉ को ये बुरा-भला कहते थे जिसमें इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं होती थी। अब हाँ, रात को सोते में जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पे संजरानी साहब से साइन करवाया, वो उन्होंने पता नहीं मुंह पे छींटे मारे कि नहीं मारे। उन्होंने 12 जिस चीज पे साइन की उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अमेंडमेंट हो गई इस क्लॉज में। तो अब सर उसमें ये किया है कि उन्होंने कि ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के बजाय एक स्टेज पहले ले आए गिरफ्तारी का मरहला। 40 दिन के लिए ये उस वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं जब कंप्लेंट आएगी। यानी मैं तो इसको कहूंगा ना, इंक्वायरी की स्टेज मीन्स हाँ, कि कंप्लेंट आई। हाँ, कंप्लेंट आई, उसको इन्होंने फिजिबल महसूस किया कि हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, चलो पकड़ लो। अब ये तोशेखाने जो थे, तोशेखाने में से निकला के जी मर्सिडीज गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी निकल आई, और ये जो रुखसार पे रौनक थी उनकी, उसके पीछे अनानास निकल आए शेखों के। तो जब ऐसी हाँ, चीजें काफी सारी आ गई, तो अब इन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये तो एक फिजल आउट हो गया सारा मामला, तो अब हम इसमें से कोई और शय निकालते हैं कि हम इसको इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार करते हैं। हुँ, अब हुँ, सर मैं ये कहता हूं कि मेरे ख्याल में एक लॉ और आना चाहिए। इसमें एक शिक है कि जी अगर एप्लीकेशन गलत हो तो उसको भी सजा होनी चाहिए जो एप्लीकेशन गलत दे रहा है। तो यही हाँ, नाफिज कर देना चाहिए एफआईए और नैब के अफसरान पर। और नवाज शरीफ जिन केसों में बरी में, उन पर नैब के इन तमाम अफसरान का ट्रायल खोल देना चाहिए। क्योंकि ये मुसरबा माजी है ना, तो हाँ, माजी से हाँ, नाफिज होगा तो पहले तो ये उनका ट्रायल खोले ना। देखें, दो इतने बेगुनाह लोग हैं पाकिस्तान के पास, दो बेगुनाह हाँ, हैं जिन पर कानून ने जबर किया है, देखे ना। जो हाँ, अरबपति हो गए देखते देखते, हम सबको उनसे सीखना चाहिए कि भाई आप कैसे अरबपति हो गए। और उनके ऊपर हमारे किसकी 15 जुर्रत साल हुई कि के, उन्होंने मुकदमात किए? हाँ, जी, फीडर पीते बच्चे अरबपति हो गए, तो हमारे भी फीडर पीते बच्चे अरबपति हो जाए तो हम भी, मतलब, तो उनसे जिनसे इनको सीखना चाहिए, वो जिन जिन अदालतों में भरी हुए उन जजों के खिलाफ भी केसेस खोल देने चाहिए, चाहे वो हुँ, कोई भी हो। देखें, एक आदमी की डेथ हो गई, कानून का तो पता होना चाहिए ना। रशीद हाँ, जो अरशद साहब थे जस्टिस, उनकी डेथ हो गई, लेकिन कानून तो सही हो ना, इंसाफ होना चाहिए। तो इसी तरह मसूद महमूद का केस खुलना चाहिए कि जनरल ज़िया ने भुट्टो पर जो मुकदमा चलाया था, ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कि भुट्टो का जुडिशियल मर्डर का केस जो है, ये जस्टिस ए एस सलाम जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते तो दाखिल हुआ था यहाँ पे। हुँ, उसके बाद ये बाद में चला गया था, इफ्तिखार गलानी साहब पीस पार्टी के वजीर कानून हाँ, होते थे। हाँ, ये हाँ, केस इस वक्त भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं होगा जरूर क्योंकि डिसमिस नहीं हुआ।
तो ये और आसिफ जरदारी साहब ने कहीं एक दो दफा कहा भी है कि वो केस हेयरिंग के लिए खोले, वो केस खोले। मसूद महमूद अगर झूठे थे तो उनको डिक्लेयर किया जाए वो झूठे थे, और उस वक्त के मार्शल लॉ ने अगर मुकदमा चलाया था वो झूठा था, तो इस लॉ के तहत जो माजी से नाफिज हो रहा है, ये इनको पकड़ के ट्रायल करके उन सबको जो है ना वो सुनाई दे। जो भी कर सकते हैं वो करें, जो हम्म, ये पीटीआई के साथ कर रहे हैं ये उनके साथ भी कर हम्म, लें। देखिए ठीक है। कानून ने अच्छा, अगर अपना रास्ता लेना है तो सिलेक्टिव ना हो। कानून सिलेक्टिव नहीं अभी होना चाहिए। देखें ना, आप देखें सर फ्रांस को, फ्रांस में लड़ाई जो है ना वो हम्म, इमिग्रेंट्स की नॉन इमिग्रेंट्स की नहीं है, मल्टीपल किस्म की है। हाँ, फ्रांस का जो मैंने देखा है डाटा वो ये कि एक इमिग्रेंट मरा 17 साल का, उसके बारे में बड़ा आ रहा है कि इसने कानून शिकनी की क्योंकि 17 साल का था, इसका शायद रुका नहीं ड्राइविंग था। लाइसेंस नहीं था और रैश लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग तो कर ही नहीं हम्म, रहा था वो। अब इसमें सर जो चीजें दाखिल हुई वो मल्टीपल किस्म की थी। मसलन फ्रांस का सबब एरिया और उसके बाद जो चारों तरफ अगर आप फ्रांस के दायरा खोलेंगे तो वो उनके जो मेन शहर के सबब हैं वो सारे फकीरों के हैं। फकीर हम्म, मीन्स वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत 14% से ज्यादा। 40% हम्म, तक है। चालीस सही परसेंट बात। तक जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो सबसे पहले गाड़ी जलाएगा। हम्म, आप देखें ना 2000 से ज्यादा गाड़ियां और मकानात इमारतें वगैरह दफातर जला दिए जला उन्होंने। दिए गए। तो ये हैव नॉट और हैव्स की लड़ाई है, जो कन्वर्ट हो गई, जो एक लड़ाई जो एक बच्चे के पर नाजायज तशद्दुद से उभरी, वो कन्वर्ट हो हम्म, गई हैव और हैव नॉट में। पाकिस्तान में भी यही हुआ, हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन इमरान खान के प्री प्लान साजिश का नतीजा था। एक्चुअली ये प्री प्लान नहीं थी, जिसने 2000 मकानात या गाड़ियां या घर जला दिए या दुकानें जला दी, मेयर का घर जला दिया, मेयर की गाड़ी मकान से टक्कर मार दी। तो जिन हाँ, लोगों ने फ्रांस में ये कुछ किया, क्या वो प्री प्लान था? बच्चा मरा, बच्चे के मरने के बाद रात को जो हाँ, कुछ हुआ वो प्री प्लान था। वो एक्चुअली इसलिए से प्री प्लान था कि इन लोगों ने गुर्बत को प्री प्लान किया हुआ था। हाँ, देखे ना, सिस्टम ने जो फ्रांस का सिस्टम था उसने गुर्बत को प्री प्लान किया हुआ था, और गुर्बत एक प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ इलाकों में फैलाई गई। जब एक खास तबके में, अब देखे ना 100 साल से इमिग्रेंट्स को नेशनैलिटी नहीं मिली, फ्रेंच अल्जेरियंस कहलाते हैं वो, फ्रेंच हाँ, नहीं कहलाते, फ्रेंच अल्जेरियन या अल्जेरियन निजात फ्रेंच, तो इस तरह के वो है। वो अभी तक असल फ्रांसीसी 100 साल में 3-4 नस्लें 25 साल की होगी, वो नहीं फ्रेंच करा सके। तो ये जो हैव नॉट की लड़ाई थी और ये जो एक इंसाफ की जंग थी वो आखिर में एक बच्चे के पीछे निकुर भर पड़ी। पाकिस्तान में भी यही हुआ। ये अगर इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि हम कहाँ खड़े हुए, देखिए पीएनए की मूवमेंट में कितना नुकसान हुआ। पीएनए की जो एहतजाजी तहरीक थी उसमें हमारे घर के सामने 15-20 दुकानें, मेरे घर के नीचे कोऑपरेटिव स्टोर होता था, उसको आग लगाई गई। तो अब ये कहें कि वो और वहां पे लूट मार हुई, तो अब हम ये कहें कि इसके पीछे कोई प्लानिंग थी पीएनए की, तो सारा पीएनए अंदर दे दो, कब्रें खोद सारा डालो, अंदर। मुफ्ती महमूद साहब के वालिद साहब की कब्र खोद के निकाल के हम्म, मुकदमा चला दो कि तुमने उस वक्त मुल्क को जलाने की प्लानिंग की थी। उस वक्त रफीक बाजवा साहब बड़े शोला बयां मुकर्रर थे, हाँ, बड़े बाद में तो मुकर्रर खैर होते थे। हटा दिए गए थे। तो ये सारे लोग जो है ना उस वक्त जिस, अभी अगर वैसे आप मोहतरमा शुक्र माजी करें। आपने अभी रेट्रोस्पेक्टिव अभी स्टेप आप से नाफिज करना है, तो आप अभी इन आप सबको शुक्र केसों करें। को खोलें और फिर इंसाफ होगा। अभी आप शुक्र जी, करें कि ये फ्रांस वाला मुकदमा भी कहीं इमरान खान के ऊपर ना डाल दिया जाए। ये भी कोई पता नहीं है कि वो वहाँ पे भी इमरान ने करवाए हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई है। मैंने कहा कि ये देखें कि क्या ये भी हो सकता है कि जो फ्रांस में हंगामे हो रहे हैं, उनका मुकदमा भी इमरान खान पे डाल दिया जाए? देखिए ये तो एक चल रहा है ना, मुख्तलिफ ग्रुपों में कह रहे हैं कि ये इसका रिस्पॉन्सिबल भी इमरान खान है। देखिए इस वक्त तो इमरान खान एक घंटाघर है पाकिस्तान में उन लोगों के नजदीक जिन्होंने इमरान खान को पॉलिटिक्स से आउट कर रहा है। अब वो हुँ, देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज हो, देखिए इमरान खान का राब्ता सबसे मुनक़ता है। इस वक्त तो मेरा ख्याल है जितनी भी वो जो जियो फेंसिंग की गाड़ियां हैं वो सारी इमरान खान के घर के आसपास 40 किलोमीटर में घूम रही होंगी। तो उन्होंने वो ये डिटेक्ट नहीं कर सके कि इमरान खान एक वकील को कत्ल करवा रहा है। अता तारा को पता लग जाता है कि इमरान खान कत्ल करवा रहा है। कत्ल के बाद, कत्ल से पहले क्यों नहीं पता लगता? देखिए हुँ, जो इतराज हसनैन और सरदार लतीफ खोता साहब एक पॉइंट उठा रहे हैं बार बार कि ये जो बाद में डालते हैं, ये जो केसेस डाल रहे हैं उठा उठा के, ये उनको उस वक्त क्यों नहीं पता लगता है जब ये हो रहे होते हैं। देखिए हाँ, एक आपके दोस्त, मेरे दोस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में सुना के डिलीट कर दी अपने वेब पेज से, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये तो प्लानिंग थी, तो जब प्लानिंग थी तो रेड अलर्ट होना चाहिए था। हाँ, देखिए जब किसी पकड़ना चाहिए। चीज की प्लानिंग मेरे इल्म में आती है कि रात को 12 बजे डाकू मेरे घर पे आएगा, तो मुझे तो, जहां मैं रात को 12 बजे 11 बजे सो जाता हूं, तो मुझे तो 9 बजे 3 मेहमान घर में बुला के हुँ, ठहरा देने चाहिए कि चलो तुम भी निपटो इनसे हाँ, डाकुओं से। हुँ, तो जब प्री प्लानिंग थी, तो प्री प्लानिंग का तोड़ क्या था? मैं तो ये कहता हूं कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर
और दीगर लोग जो हैं, उनका जो मोबाइल है और उनका जो जियो फेंसिंग की जाए, उनका डाटा लीक किया जाए। ये जो एसएचओ थे कंसर्न्ड एरियाज के, जैसे हाँ, थाना सर्वर रोड था, थाना गुलबर्ग था, ये जो इसके आसपास 3-4 थाने आते हैं, इन तमाम थानों के एसएचओज के मोबाइल और उनकी जियो फेंसिंग, उनका डाटा लीक किया जाए, फिर ये हम इंसाफ को समझेंगे। पता चल जाए। देखिए, इनका डाटा लीक किया जाए आईजी उस्मान अनवर साहब का, कि ये कहाँ का रहे, किस किस से मिले, कहाँ हुँ, कहाँ गए, किस किस को देखा। ये थाने जो पांच देखें, जिस थाने की रेंज में कोई गड़बड़ हो रही होती है थाना, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते हैं, अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो रही है तो एसएचओ कुछ तो मूवमेंट करेगा ना, वो भांग पी के तो नहीं करेगा। सोया रहेगा। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। किसी ने कहा कि भाई तू भंग पी, चर्च पी, सो जा। उसको किसी ने हुँ, कुछ तो कहा ना, आखिर किसी ने उसको ब्लॉक किया, उसकी मूवमेंट को ब्लॉक किया। ये उस वक्त आएगा जब ये 2-3 दिनों के पहले की, 2-3 दिन बाद की, हाँ, और उस दिन की 7 दिनों की मोबाइल जियो फेंसिंग और जियो एक्टिविटी की पता जो चले। और उस पे जो जहां जहां कॉल की है ना, कॉलर जैसे वो डाटा बना हाँ, के बड़ा खूबसूरत सा करते हुँ, हैं ना, इधर से कॉल इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से यूं आई। हाँ, तो वो हमें इन लोगों का भी बता दिया जाए ताकि हमें पता लगे। अता तारड़ का, आजम नजीर तारड़ का, आईजी पंजाब का, और जितने भी लोग जो आके बहुत ज्यादा बोल रहे हैं टीवी पे, उन सब का जियो फेंसिंग का डाटा लीक किया जाए। आवाम देखना चाहती है, आवाम को अगर ये जियो फेंसिंग का डाटा पता लगे तो फिर ही होगा ना। और ये इमरान हाँ, खान का भी कर दें कि देखें ना, इमरान खान की कोई हाँ, कॉल हाँ, बलूचिस्तान गई, इमरान खान की कोई कॉल उसको गई जिसको ये मुलविस कर रहे हैं बीच में। तो ये एक जियो फेंसिंग बड़े ये कर पैमाने पे होनी सकते हैं। चाहिए। हुँ, ठीक है। अच्छा ज़रा जी। ये भी मुझे बताएँ कि ये जो गिलगित-बल्तिस्तान के जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, वज़ीर आला साहब, उनको इन्होंने हटा दिया और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से जो कि जाली डिग्री का एक केस बना के और वहाँ पे जो कोर्ट है उसने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ये क्या मैसेज दिया है हमने गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को, जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का उस तरह का हिस्सा तो नहीं है, वो तो उसी तरह कश्मीर का हिस्सा है जिस तरह की बाकी आज़ाद कश्मीर है। अगरचे हमने उनको बनाया हुआ है, लेकिन जो मैसेज हमें देना चाहिए था कि आप हमारे साथी हैं, भाई हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो क्या इससे उनको कुछ तक़वियत मिलेगी या उल्टा वो नाराज़ होंगे हमसे? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक ये हमें याद रखना है कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया था केपीके के लोगों ने। हुँ, हाँ, क्योंकि हाँ, जो फौजी थे उस ज़माने के, उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया था, कायदे-आज़म को ठेंगा दिखा दिया था कि जनाब हम आपके सब पे कहने में नहीं आएँगे। उनको हाँ, ज़रूर। आज़ाद कराया था केपीके के पठानों ने। हुँ, पंजाब के ना जागीरदारों ने आज़ाद करवाया था, ना चकवाल के हमारे जो सर्विसेज़ के लोग हैं, उन्होंने आज़ाद करवाया था। उनको आज़ाद करवाया था सिर्फ़ पठानों ने, और गिलगित-बल्तिस्तान एक ऐसा एरिया था जिन्होंने खुद अपने आप को आज़ाद करवाया था। खुद हाँ, यानी खुद करवाया। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते। इनमें ख़ास तौर पर जो बल्तिस्तान के और एक लोग हैं इधर के, वो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा, अपनी लीडरशिप ने उनकी खुद कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हाँ, तो अब हम जब मुकदमे निकालेंगे इस तरह के, देखें चीफ कोर्ट वहाँ जो है, उनके जो अपॉइंटमेंट पे इमरान खान ने काफ़ी, इमरान खान में पीटीआई ने काफ़ी एहतजाज किया था। जब इनको इनकी तकरीरी हो रही थी तो इनके बारे में ये आया था कि ये खास दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब के और इनकी एफिलिएशन नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये अखबारों में छप चुका हुआ है, मेरे अपना उस पे मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा हूँ। तो ये आया था कि इनको अल्लाह के वास्ते ना बनाया जाए, ये फ्रीक हैं, पॉलिटिकल फ्रीक हैं, लेकिन ये बन गए। हाँ, अच्छा, आते ही जो उन्होंने मुकदमे टेक अप किया, आप देखें कि आजाद कश्मीर में किस तेजी से फैसला हुआ, और जब उनकी सुप्रीम कोर्ट में रिट गई आजाद कश्मीर के पीएम की, तो वो 2 मिनट में फारिग हो गई। अच्छा, इसके बाद आज़ाद कश्मीर में जिस तेज़ी से फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स हुई तो वहाँ हुकूमत उलट गई। अब यहाँ इस वक़्त इस असेंबली में 7 आदमी हैं पीपल्स पार्टी और नून के पास। बाकी तमाम अक्सरियत जो है ना वो केपीके सॉरी गिलगित-बल्तिस्तान में इमरान खान की पीटीआई की है। अब सर होगा ये कि रात को बंदे गायब होंगे, उठाएँगे, मारे जाएँगे, उनका साथ वो ही होगा जो पंजाब में हो रहा है। तो आखिर में पता लगेगा कि 6 वोट पड़ गए, 6 वोट पड़ गए जो मुखालिफ को थे, बाकी लोग अपीयर ही नहीं हुए, जैसे मेयर कराची में हुआ। देखा ना, मेयर कराची में पीटीआई का एक आदमी भी वोट डालने नहीं गया। तो अगर इसमें पीटीआई के 28 आदमी वोट डालने नहीं जाएंगे और 6 या 7 वोटों की अक्सरियत जीरो के मुकाबले में 7 वोटों से जीत जाएगा, इसी तरह के इलेक्शन होंगे। अब होगा रिपरकशंस पे आते हैं हम। देखिए, हर चीज के नतीजे होते हैं। ये जो एहसास महरूमी खास तौर पर पॉलिटिकल किसी सिस्टम से निकालने का एहसास महरूमी है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये 77 में सिंधु देश की शक्ल में निकला था जिसके सुरखील पीपल्स पार्टी के लोग थे।
और पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध देश की मजम्मत नहीं की, क्योंकि इंटीरियर सिंध की हाँ, मूवमेंट थी। अच्छा, फिर जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो सिंधु देश खत्म हुआ। अभी भी आप देखेंगे ज़रा-सा ये इनको कोई नारा लगता है, जैसे वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सूबे इतने बन जाने चाहिए। उसका जवाब कहाँ से आया? रज़ा रमानी की आया, जो आइन के बड़े, और उन्होंने कहा जी ये तो सूबाई खुद मुख्तारी में मदाखलत है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि कराची के सूबे बना देने चाहिए 2-3। तो जहां तक तो पंजाब का सूबा था तो मुल्क की यकजहती मुतासर नहीं होती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जरदारी कमेटी बनाई थी पंजाब के लिए, और इन्होंने ही अपना जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की थी। तो उस वक्त तक तो 18वीं तरमीम को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही कराची को तोड़ने की, मतलब सूबों में मुनकसम करने की बात आई, तो रजा रब्बानी साहब को तकलीफ हो गई और 18वीं तरमीम जाग उठी, उसकी आंख खुल गई, और उसने फिर एक नारा लग गया कि ये तो सिंधु देश है। मतलब इनडायरेक्टली नारा सिंधु। सिंधु देश का था कि हुँ, मुल्क नहीं बचेगा। तो सेम हाँ, पोजीशन वो अपने आप को समझें, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो, या जो लोग भी इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वो ये समझें कि अगर हम सियासी महरूमी गिलीत बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में लाएंगे तो इसका फायदा हमें नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान मुल्क को हुँ, होगा। हम देख रहे हैं, बिल्कुल। देखें इंडियन मीडिया, आप देखें कि वहां कितने बड़े गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जुलूस निकल रहे हैं हमारे मैं ये हुक्मरानों के पूछने वाला खिलाफ। था आपसे। हुँ, हाँ, हुँ, हमारे हुक्मरानों के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं जा रहे। तो हमें हाँ, ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी को सियासी तौर पर एलियनेशन की तरफ फेंक देंगे उठा के, जैसा हमने 69 में ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, तो 2 साल में अलग हो हुँ, गया। मार्च में तो वहां पे बाकायदा आजाद रेडियो बनना शुरू हो गए थे, इंडिया ने रेडियो बना दिए थे। और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने और पीएम ने भी एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, एक हुँ, लफ्ज वो नहीं बोल सके कि इंडिया ने अपने जो आजाद कश्मीर के नए डिस्ट्रिक्ट का नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में हमारे इलाके हैं। मतलब हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वजीर खारजा को ये पता ही नहीं है कि इंडिया ने जैसे अपना जो हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ जो उन्होंने अपने कश्मीर का नक्शा जारी किया है, मकबूजा जम्मू कश्मीर का, उसमें उन्होंने हमारे जो जिला हैं उनको डाल उनको भी दिया उसमें। शामिल करके बताया कि ये जो है हुँ, ना, ये हमारा कश्मीर है। और पीओके वो बार बार टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लोग हाँ, एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे, डर के मारे बैठे हुए हैं। हमारी अभी हुकूमत आपने एक लफ्ज परसों नहीं बोल पाई। परसों वाली जो है, वो परसों जो वज़ीर दिफ़ा साहब राजनाथ साहब ने जो धमकी लगाई थी कि हम घुस के मारेंगे, वो भी तो देखें ना, उसके ऊपर कोई जवाब आया हमारा? नहीं, कोई देखिए कोई जवाब नहीं आया ना। वो तो इंडिया ने तो देखिए बिलावल के मुंह पे उन्होंने कहा, वजीर खारजा जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स थे, मुंह पे कहा, जो उनका जवाब आया जब बिलावल ने कहा वहां पे अपने इंडियन टेररिज्म के बारे जो में, तो उनको जवाब मुंह पे मिल हाँ, गया। अभी भी आप देखें कि इंडिया जो देखें, प्राइम मिनिस्टर अगर एक लफ्ज कह देते कि कलभूषण का लफ्ज बोल देते, तो हम समझ जाते हैं कि जो स्टेट टेररिज्म की बात की वो इंडिया पे की। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि स्टेट टेररिज्म की बात जो पाकिस्तान के वजीर आजम की, वो फिट इंडिया पे हो रही है या फिट पाकिस्तान पे हो रही है या फिट अफगानिस्तान पे हो रही है। अगर वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन है, हम कहते हैं कि जी इंडिया को इशारा है। अगर वो कहते हैं कि कलभूषण, हम कहते हैं जी। अब आप देखें कि वो पीओके राजनाथ ने पिछले दिनों कहा कि अब मुल्क हमारा, इंडिया इस पोजीशन में आ गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मार सकते हैं। मैं वही कह बिलावल रहा था ना। खामोश रहे, एक हुँ, एक लफ्ज नहीं हुँ, बोल सके उनको, बल्कि उनको पता ही नहीं होगा। वो तो उस वक्त अपने भांजे की सैकलिंग देख रहे होंगे सड़क पे, जो प्रोटोकॉल के हाँ, साथ फेरी थी, या वो बख्तावर भुट्टो के साथ बैरून हाँ, मुल्क हाँ, दौरे पर होंगे। अभी भी आप देखें ना कि हम तो मुल्क को लूट का माल समझते हैं। लूट का माल ऐसे समझते हैं कि इस वक्त जो एक दौरे की तस्वीर बहुत ज्यादा चल रही है मुख्तलिफ ग्रुपों में, कि अपना दौरा ये है कि ये आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। आ ये रही है, आ रही है। बिलावल भुट्टो जो है वो उसको कर रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। और वो उनके फैमिली हाँ, मेंबर जो इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हुए हैं, फैमिली मेंबर, हुँ, भाई वो किस कैपेसिटी में गए हुए हैं? किस कैपेसिटी हाँ, में जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो ट्रिप पे गए हैं, किस कैपेसिटी में वो वहां पे जो अपना है वो उसको देख रहे हैं? तो ऐसा तो कायद आजम ने कभी नहीं किया था। अब वो बिलावल जो है वो हुँ, कायद आजम बनना चाह रहा है, तो ठीक है, मतलब इस तरीके से बन सकते हैं। तो ये मतलब एक मुल्क को जो है ना तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये इनकी पॉलिसी है कोई नहीं, ना खारजा पॉलिसी है ना दाखिला पॉलिसी है। कुछ खारजा नहीं है। पॉलिसी इसलिए नहीं है कि इनको ये पता नहीं है कि खारजा अमूर में हो क्या रहा है। देखिए स्वीडन के मामले में ये इमरान खान की पिच पर आए, उसने जब कहा कि जुमा हाँ, के दिन हम जुम्मे को हाँ, स्वीडन के मामले में एहतजाज करेंगे, तो इन्होंने तो उस वक्त, मैं कहूंगा जो ये 24 घंटे लोग कहते हैं इमरान खान नशे ही है, तो ये नशे में बैठी हुई थी हुकूमत, जिसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं,
फिर ये हुँ, सारी अभी भी देखें कि मुझे पता है कि इंडिया अपना इतनी टांगें फैला रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि उसने एक ये फीलर कर दिया और कुछ अरसे में इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आएगी कि एक तो जो अफ्रीका की यूनियन है जिसमें 28-30 ताकतवर ममालिक हैं उनको वो G20 का G7 का मेंबर बनवा देगा तो वो G8 के भी बन जाएंगे या वो इस तरह उनको वो G20 का भी मेंबर बनवा देगा इंडिया ने अभी एक फीलर छोड़ दिया है 28 मुल्कों की सीधी सीधी उसको हमायत मिल जाएगी यूनाइटेड नेशन का मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए हमें तो पता ही कुछ नहीं इंडिया ने मूवमेंट शुरू कर दी जो पहले एक रिडंडेंसी हो गई थी नॉन अलाइन मूवमेंट अब भी बहुत ज्यादा हो रहा है राब्ते हो रहा है हमें तो पता ही नहीं कि नॉन अलाइन मूवमेंट नाम की कोई 70-80 मुल्कों की मूवमेंट थी जो इस वक्त बड़ा डंप हुई थी इंडिया ने उछाल दिया क्योंकि इंडिया के तो 3 पोर्शन है एक पोर्शन उसका पॉलिटिकल सरफेस पे ये है कि वो प्रो अमेरिका है दूसरा ये है कि वो कमर्शियल एंगल है कि वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है तीसरा एंगल उसका जो अपना करेंसी का है वो ये कि वो चाइनीज करेंसी में भी तेल खरीद रहा है रशिया का और सही कह मुख्तलिफ रहे हैं। मुल्कों के साथ ट्रेड कर रहा है और दोस्त वो बना हुआ है अमेरिका का तो अमेरिका की मजबूरी है कि उसने ये चीजें करनी तो खारजा पॉलिसी जो है हुँ, हमारी वो एक वो डंप वीक किस्म हो की रही है। खारजा पॉलिसी है क्योंकि बिलावल को समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने खारजा पॉलिसी बनानी क्या है उनको पढ़ने का वो टाइम कोई इंटर्न ही नहीं है है ना, वो इंटर्न ही देखिए है, एक जुमला इंटर्न जी हाँ, एक जुमला के देखें खारजा वजीर जो है ना वो सिर्फ खारजा वजीर का होना वजीर खारजा होना चाहिए हमारा वजीर खारजा जो वो सिंध असेंबली में 24 घंटे कौमी असेंबली में बोलते रहते हैं पार्टी कुर्सी उनको बालातर होना चाहिए उनका जयशंकर फुल टाइम वजीर खारजा है हम हमारा मुकाबला यस, एक फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसे वजीर खारजा से है जो फुल टाइम वजीर खारजा है हुँ, हफ्ते में 7 दिन और महीने में 31 दिन चाहे 30 भी हो तो हमारा वजीर खारजा क्वार्टर टाइम वजीर खारजा है जो महीने में 28 दिन कौमी असम्बलियों में रहते हैं बोलते रहते हैं नेशनल इश्यूज पे और 2 दिन वो इंटरनेशनल इश्यूज पे बोलते हैं अब जापान गए थे जापान में क्या बात की उन्होंने तिजारत कर लो फलाना कर लो तिजारत जापान ने करनी कोई नहीं क्योंकि आपके पास कोई कमोडिटी है नहीं है ही कोई तो नहीं। हाँ, क्या सही उनके बात। साथ टेररिज्म की बात की क्या उनके साथ क्वाड की बात की तो इंडिया तो खुद अपने इंटरनल इश्यूज में फंस के मर रहा है ना तो हम है हुँ, तो उसका थोड़ा सा फायदा हो रहा है कि वो चूंकि नहीं, अमेरिका की नहीं, भी उस पर नजर तो है जैसे ओबामा ने इससे स्टेटमेंट हुँ, दिलवाई गई या दी हाँ, तो ये इंटरनेशनली इंडिया खुद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्रैप्ड है अदरवाइज उसको वॉक ओवर मिला हुआ है उसको कोई कहीं सही कहीं बात उसको है और हर्डल्स हमने आ दिया रही हैं हुआ है लेकिन ना, वॉक ओवर हमने मिला हुआ हमने दिया हुआ है। चलें इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सुहेब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों और हमें कुछ अच्छी-अच्छी खबरें मिल सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीक जी। अस्सलाम वालेकुम। है